आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और ज़र्रार घोड़ो। ये ख़बर तो आप सुन ही रहे होंगे मुख्तलिफ़ चैनलों पे सुबह से कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के हिस्से बखरे करने के मोदी हुकूमत के फ़ैसले पे बिलाखिर अदालती मोहर लगा दी है। इस पे बात करेंगे आगे चल के। इसके अलावा भारत के कातिल दस्ते शुमाली अमेरिका मतलब कनाडा और अमेरिका में क्या करते फिर रहे हैं, इसका भी थोड़ा सा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि पहले फ़लस्तीन, गज़ा, इसराइल का मामला। फ़लस्तीनी जो वज़ारत सेहत है गज़ा में, उसका कहना है कि मौत का मीटर मुस्तकिल डाउन है और इसमें से मुसलसल लाशें गिर रही हैं। अब तक 18,300 लोग शहीद हो चुके हैं, 50,000 के लगभग ज़ख्मी हैं। जुनूबी गज़ा में जो सबसे बड़ा कस्बा है खान यूनिस, उसमें ज़बरदस्त किस्म की जंग जारी है पिछले 48 घंटे से। और वहाँ से जो भी ख़बरें आ रही हैं वो अल जज़ीरा के थ्रू या फिर वेस्टर्न मीडिया के थ्रू आ रही हैं, इस कदर धुआंधारी है कि सही से नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त वहाँ कौन सी क़यामत और किस किस पे गुज़र रही है। इसके अलावा महकमा सेहत के हुकाम कहते हैं कि मुताद्दी अमराज जो हैं वो अब वबाई सूरत इख्तियार कर चुके हैं और 36 में से जो 14 अस्पताल कहने को बचे हैं उनमें 3.25 लाख के लगभग जो केसेस हैं वो मुताद्दी अमराज के अब तक आ चुके हैं। सहाफ़ियों की शामत भी आई हुई है। अल जज़ीरा के एक सहाफ़ी हैं अनस शरीफ, उनके 90 साला वालिद जो हैं उनको जबालिया कैंप में बमबारी के दौरान शहीद हो गए। अनस 4 दिन पहले अनस के अहले खाना में से कुछ पहले भी शहीद हो गए थे और बाकी जो हैं इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तरह एक शेल्टर में हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 56 सहाफ़ी शहीद हुए हैं और उनमें से 4 जो सहाफ़ी हैं अल जज़ीरा के, उनके अहले खाना शहीद। जी अच्छा, अनस जो हैं ये उन चंद सहाफ़ियों में हैं जो अभी भी नॉर्थ गज़ा में मौजूद हैं और ये जबालिया कैंप से रिपोर्टिंग कर रहे थे कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। और अभी मैं इनकी एक बयान पढ़ रहा था, उसने कहा था कि इसीलिए ये मुझे मारना चाह रहे हैं ताकि किसी की आवाज़ यहाँ से बाहर निकल ना सके, कोई ख़बर निकल ना सके। तो क्योंकि इनको पहले भी बोला गया था कि तुम अपनी रिपोर्टिंग छोड़ दो, तो पहले इनके घर वालों को कत्ल किया गया और आज इनके 90 साल के वालिद साहब को कत्ल किया और गया। जो हमास है या इसराइल है, शुरू में लग रहा था कि जंगबंदी के बाद हो सकता है दूसरी जंगबंदी हो जाए, लेकिन अब पहले से ज़्यादा खुल के दुश्मनी का इजहार हो रहा है। हमास का कहना है कि अगर हमारी शराइत तस्लीम ना हुई, हमारे कैदी आज़ाद ना हुए और ये बमबारी और हमलों का सिलसिला ना रुका, तो फिर हो सकता है कि जो यरगमाली हमारे पास हैं उनमें से कोई भी ज़िंदा वापस ना जा सके। जबकि नेतन्याहू का कहना है कि हम आखिरी हमासी की मौत तक ये जंग जारी रखेंगे, ये उनका टाइम टेबल है। तो ज़ाहिर है कि वो इसलिए भी बोलेंगे कि अमेरिका ने उनको मज़ीद कोई 100 मिलियन डॉलर के हथियार वो मैं आपको तफसील पेश कर सकता हूँ। इस्तेमाल भी करने बाइडन इंतज़ामिया ने कांग्रेस को इस दफ़ा बाईपास किया है और 14,000 जो टैंक शेल्स हैं वो हंगामी तौर पे इसराइल जो है पहुंचा दिए गए हैं। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी इंतज़ामिया ने एक ऐसे कानून का सहारा लिया है जिसमें एमरजेंसी डिक्लेयर करके, तो गज़ा में एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, हॉस्पिटल्स के लिए नहीं, अम्बात के लिए नहीं, ज़ख्मियों के लिए नहीं, पानी और खुराक के लिए नहीं, ये एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है कि इसराइली टैंक जो वहाँ मसरूफ़ हैं उन बेचारों को शेल्स की कमी ना हो। तो 14,000 जो हैं हंगामी तौर पे कांग्रेस जो कि ख़ुद प्रो इसराइल है वो भी मुंह तक रही है कि ओह ये तो हमसे भी ज़्यादा वफ़ादार निकले हैं। इसके अलावा यूरोपीय जो यूनियन जो है वो भी किसी से इस वक्त पीछे नहीं है। वहाँ फ्रांस, जर्मनी और इटली ने यूरोपीय यूनियन के दफ्तर ख़ारजा को एक ख़त भेजा है कि हमास और उनके हामियों पे पाबंदियां आयद की जाए। अब मुझे नहीं पता है अब ये तो मजीद क्या हो सकता है। मतलब अताब का निशाना एक फरीक है
दूसरे को आप खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। सर, 2 महीने से यही देखते हुए आए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ है जी, सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोट आया उसमें हमने देखा कि अमेरिका ने फिर वीटो किया। वाहिद मुल्क है जिसने वीटो किया, बरतानिया ने एब्सटेन किया। हाँ। और बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि जंगबंदी होनी चाहिए। मुझे याद पड़ता तारीख में एक दफ़ा अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ करारदाद को वीटो नहीं किया, सिर्फ एक। वो कब? 1972 में। अब वहाँ क्या हुआ था? वहाँ कुछ अमन व अमान का कोई गड़बड़ का मसला था। 67 की ताज़ा जंग हुई थी। उसके बाद अब मुझे उसकी डिटेल याद नहीं है, लेकिन ये डिटेल याद है। उसके अलावा अब तक जितने भी अमेरिका ने वीटो इस्तेमाल किए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उनमें से 49 उनका ताल्लुक़ इसराइल से है, जबकि रूस ने पिछले 60 साल में इसराइल के हक़ में या ख़िलाफ़ 3 दफ़ा वीटो का इस्तेमाल किया है। कोई हैरानकुन बात नहीं है। तो एक थिंक टैंक है, जियोपॉलिटिकल रिस्क कंसल्टेंसी है, गल्फ स्टेट एनालिटिक्स। उसके सीईओ ने दोहा में एक कॉन्फ्रेंस चल रही है आजकल, वहाँ पे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा जो अंदाज़ा है कि पूरे गल्फ़ रीजन में जितना एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट इस वक्त है, शायद इराक जंग के बाद हम देख रहे हैं। तो समझिए कि 20 साल गुजर गए और ज़ाहिर है कि ये गल्फ़ कंट्रीज़ बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे अमेरिका के करीब हैं, उस पर इंसार करते हैं सिक्योरिटी के लिए। लेकिन वहाँ की आवाम का जो सेंस है वो कैसे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इज़हार आज़ादी है नहीं। लेकिन ये जो अपने पब्लिक ओपिनियन सर्विस कर रहे हैं, तो बाहर का बंदा है वो बैठ के वहाँ पे कह रहा है कि जी कि इस वक्त ये सेंटिमेंट बहुत फैल रहा है। देखें, अब मतलब हम सब जानते हैं कि अमेरिका विल ऑलवेज सपोर्ट इजराइल, लेकिन उनको खुद क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी और पड़ रही है, मतलब ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। बिकॉज जिस तरह मतलब जितनी लोगों ने अपनी इंटरनेशनल रेपुटेशन को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। यार ये कोई पहली बार वियतनाम की जंग में 68-67 की आपने हिस्ट्री पढ़ी है पूरी दुनिया में, और सबसे ज़्यादा खुद अमेरिका की सड़कों पे जो यंग जनरेशन थी उसने क्या क्या गालियाँ नहीं दी थी निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन को, और उससे पहले जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या फ़र्क पड़ा? वही है ना, आपके जो गुरु हैं हेनरी किसिंगर साहब, उनका ये कहना है कि पावर इज़ द बेस्ट अल्टीमेट एफ्रोडीजिया। हाँ, अच्छा, अब आते हैं वापस गज़ा की तरफ। आपको पता है कि बुध के रोज़ फ़लस्तीन के अदीब, शायर और मुसन्निफ़ डॉक्टर रिफ़त अल-हरीर को कत्ल किया गया और डिलिबरेटली उनको टारगेट किया गया। कई दिनों से उनको धमकियां मिल रही थी ऑन फोन एंड इजरायली इंटेलिजेंस से कि जी आप हमारे लिस्ट पर हैं। तो वो जाके छुपे अपनी बहन के अपार्टमेंट में, और वहाँ पर एक प्रिसिजन स्ट्राइक हुई। प्रिसिजन स्ट्राइक से मेरी मतलब है कि सिर्फ उसी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया, पूरी इमारत को। कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ आपको पता है? नहीं। काबुल में आपको याद होगा एमन अल जवाहिरी जिस फर्स्ट फ्लोर पे जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे, उनको एक जो है मिसाइल, वो जो ब्लेड वाला है, हो सकता है ये वही हो। इसमें मतलब उस अपार्टमेंट को बॉम्ब आउट कर दिया। उनके भाई सलाह, उनके भाई के बेटे मोहम्मद, उनकी बहन अस्मा और उनके 3 बच्चे आला, याया और मोहम्मद, इन सबको शहीद कर दिया उनके एक पड़ोसी के साथ। और ये भी मैं आपको बताते चलूं कि अभी तक इन सब की लाशें मलबे के नीचे ही हैं, उनको बरामद नहीं किया गया क्योंकि ना पेट्रोल है, और अगर पेट्रोल नहीं है तो आप हैवी इक्विपमेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमने वैसे भी देखा है कि लोग हाथों से मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रफ़त की जो आखिरी ट्वीट थी मौत से पहले, उसमें उसने कहा था द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड बाइडन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गाजा जेनोसाइड perpetrated by Israel। अच्छा, रफ़त को पता था कि उसको मारा जाएगा, और इसलिए शायद कि वो एक तो वो फ़लस्तीन की आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे थे। वेरी वेल रेड, वेरी आर्टिकुलेट, कई किताबें भी लिखी थी। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा जो ये नहीं था, उनका जो सबसे बड़ा गुनाह था कि वो औरों को भी सिखा रहे थे कि आप अपनी आवाज़
दुनिया तक कैसे पहुंचाते हैं। इनफैक्ट मैं अभी एक प्रोफेसर साहिबा की का एक वीडियो देख रहा था जो इनकी स्कूल, इनके कॉलेज में जाके लेक्चर करती थी, और वो कहती थी कि सबसे पहला जो सवाल इनके जो स्टूडेंट्स पूछते थे वो कहते थे, हाउ कैन वी टेल आवर स्टोरीज टू द वर्ल्ड। अच्छा, इनकी पूरी ज़िंदगी इजराइल के पिंजरे में ही गुजरी। 10 बार इनको अमेरिका जाने की इजाज़त नहीं दी, हालांकि इनके पास वीज़ा था, इनको वहाँ पर इनवाइट किया गया था टू वर्क एज अ प्रोफेसर। 10 बार इजराइल ने इनका वीज़ा रिजेक्ट किया। इनको स्कॉलरशिप मिली यूके की और मास्टर्स के लिए, वहाँ पर भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे इनके हर घर वाले को भी निशाना बनाया गया। 2014 में इनके भाई को कत्ल कर दिया गया। लेकिन वो आखिरी दम तक लड़ते रहे इजराइल से, अब पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे, और बंदूक से नहीं, कलम से। उनका एक क्लिप है जो काफ़ी वायरल है, तो उसका एक मैं हिस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूँ ताकि आप उनकी ज़बानी ही सुन लें कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन इनके मौत के बाद भी ये सिलसिला जारी है, क्योंकि इनकी जो नज़म है, इफ़ आई डाई यू मस्ट लिव टू टेल माई स्टोरी, पिछले चंद दिनों में कई ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ है। पूरे सोशल मीडिया पर आप देखें तो लोग रिसाइट कर रहे हैं, उनकी किताबें ख़रीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और क्योंकि इस नज़म में एक सफ़ेद पतंग का जिक्र है, तो लोग मुजाहिरों में सफ़ेद पतंग भी बुलंद करके अपने हाथों में ला रहे हैं। जुमे के रोज़ वसतुल्लाह साहब में हमें तर्जुमा मिला इनकी नज़म का, रफ़त साहब का, तो उन्होंने फिर पढ़ा। तो मैं सोच रहा था कि अगर एक बार फिर हम सुन लें और उसके साथ साथ देख लें कि किस किस्म के ट्रिब्यूट्स मिल रहे हैं डॉक्टर रफ़त को। अगर मैं मर गया तो तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, मेरी दास्तान सुनाने के लिए, मेरा तरका बांटने के लिए, कपड़े का एक टुकड़ा ख़रीदने के लिए, और कुछ धागे भी। इन धागों और कपड़ों से तुम एक लंबी दुम वाली सफ़ेद पतंग बनाना, ताकि गज़ा में कहीं कोई बच्चा आसमान की तरफ देखे, अपने उस बाप के इंतज़ार में जो शोलों में घिर के रुखसत हुआ, किसी को खुदा हाफिज़ कहे बग़ैर, अपने गोश्त पोस्त के बग़ैर, अपने आप के बग़ैर। अगर ये बच्चा ये पतंग फ़ज़ा में बुलंद देखे तो एक लम्हे को सोचे जैसे कोई फरिश्ता लौट रहा है उसके बाप को साथ लिए। अगर मैं मर गया तो इस पतंग को उम्मीद बनने देना, एक दास्तान बनने देना। बुध के रोज़ डॉक्टर रफ़त को कत्ल किया जाता है, और उसके ठीक एक दिन बाद एक और बहुत ही मशहूर फ़लस्तीनी शायर सलीम अल नफ़र के घर पे बमबारी होती है, और वो और उनके पूरे ख़ानदान के अपने पूरे ख़ानदान के साथ वो भी शहीद हो जाते हैं। आप गज़ा में पैदा हुए थे, फिर जलावतनी में कुछ साल गुजारे, उर्दन और शाम में, और तिशरीन यूनिवर्सिटी से लिटरेचर पढ़ा, और 1994 में गज़ा वापस आए, जहां उन्होंने दर्जन से ज़ायद शायरी की किताबें लिखी। तो आप देख सकते हैं ना कि एक पैटर्न है, और पैटर्न यहाँ तक रुकता नहीं है। और कभी कभी तो ये ऐसी चीज़ें करते हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि कोई ऐसा कुछ कर सकता है, वाकई कोई ऐसा कोई कर सकता है। एक बुज़ुर्ग फ़लस्तीनी खातून की एक वीडियो अभी हाल में वायरल गई है, ये बैठे हुए हैं, मैं लग रहा है किसी अस्पताल में है, तो डॉक्टर्स उनके साथ हंसी मजाक भी कर रहे हैं। तो बीच में बात होती है, वो अपनी शनाख्ती कार्ड या अपनी बर्थ डॉक्यूमेंट्स दिखाती हैं, और पता लगता है कि ये तो 1944 में पैदा हुई हैं, 1944 में। तो वो इससे मजाक करने लगते हैं कि जी आप तो फिर इजराइल से भी पहले की हैं। तो उसने कहा कि बिल्कुल ये मेरी ज़मीन है, मैं पिछले 50 सालों से यहाँ पर तंदूर चला रही हूँ, रोटी पका रही हूँ, और मैं तो यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। ये देखो अपनी तंदूर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो ये काफ़ी वायरल हुई, लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया, और आज ये खबर आती है कि एक इजरायली स्नाइपर ने इनको कत्ल कर दिया है। स्नाइपर मतलब कि यू एम्ड, आपने देखा कि कौन है और आपने गोली चलाई। जाहिर है सिर्फ ये अकेली नहीं है, डॉक्टर नहीद हराजीन जो शिफा अस्पताल की फॉर्मर हेड ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स थी, उनको भी आज कत्ल किया गया है। और एक और सहाफ़ी, अब तो इतनी लंबी लिस्ट है कि समझ ही नहीं आती है क्या करें, जो सहाफ़ी उला अतौल्ला
और उनके ख़ानदान और रिश्तेदारों के साथ उनको भी कत्ल किया गया है इन बॉम्बिंग। बाकी तो आपको पता है हस्बे मामूल इजराइल की एग्जीक्यूशंस चल रही हैं। आज एक वेस्ट बैंक से एक और वीडियो आया है, अगर वो ज़रा हम दिखा दें, जिसमें इजरायली फौज एक फ़लस्तीनियों पे फायरिंग करती है। फुल स्क्रीन चला दें जी, फुल स्क्रीन चला दें। कोई 20 जिस बच्चे को गोली लगी इसकी उम्र शायद कोई 24 या 25 साल की थी। तो इसे गोली मारते हैं और फिर इसके करीब आते हैं और देखते हैं कि ये अभी भी तड़प रहा है, तो इसके ऊपर पूरा बर्स्ट मार के एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जाहिर है कि यूनाइटेड नेशन यूएस को ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आज भी उनकी आप ट्वीट्स देखें तो वो कहते हैं कि जी वी स्टैंड विद ह्यूमन राइट्स, और ये जो नस्ल कुशी है हम कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा, अब आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते की बात है कि गज़ा से ये खबरें आने लगी, इनफैक्ट मेरा ख्याल है खान यूनिस से खबरें आने लगी कि इजरायली अफवाज लोगों के घरों में दाखिल होकर मर्द हजरात को वहाँ से उठा के ले जा रही हैं। अच्छा, अब किसी को नहीं पता लग रहा था क्यों, लेकिन फिर उसके ठीक एक दिन बाद इजरायली फ़ौज ने एक वीडियो जारी किया, कुछ तस्वीर जारी की, जिसमें कुछ लोग हैं, उनके कपड़े उतारे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां हैं, और उनको दिखाया जा रहा है, ये इस तरह पेश किया जा रहा है कि ये हमास के फाइटर्स हैं या ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फाइटर्स हैं। अब जाहिर है कि लोग शनाख्त भी करने लगे, कोई पता लगा कि यार एक तो कोई सहाफ़ी है, दो इनमें से डॉक्टर हैं, एक नर्स है और एक किसी बेकरी का मालिक है। और फिर लोग पूछने लगे कि यार अगर ये सब फाइटर्स हैं तो असला कहाँ है इनका। तो आज ये 2 वीडियोस जारी की गई हैं इजराइल से, और अगर आप इनको थोड़ा सा गौर से देखें तो इसमें 1-2 अजीब बातें हैं। ये एक ही शख्स है, एक वीडियो में क्लैशनकोव उसके उल्टे हाथ में है और दूसरे वीडियो में क्लैशनकोव उसकी सीधे हाथ में है। और दूसरा सवाल ये बनता है कि ये तो सब अपने चड्डों में है और ये आपने इनको कैप्चर किया हुआ है, ये असला कहाँ छुपाया होगा? तो ये मतलब जितना ये इस तरह की अपनी वो होता है ना, उधर जाओ, हाँ आओ, नो नहीं, टेक टू। तो इन्होंने दोनों टेक्स को रिलीज कर दिया। अब आप समझेंगे कि यार ये ऐसे मतलब इतना भंड से भरा हुआ काम कौन कर सकता है? ये थोड़ी सी डेस्परेशन तो नहीं है? और ये है डेस्परेशन, क्योंकि अब तक इजराइल के पास कुछ दिखाने को नहीं है। अभी तक हमने कोई हमास या किसी भी फलस्तीनी ग्रुप्स के कैप्चर्ड फाइटर्स या डेड बॉडीज भी नहीं देखी। दूसरी जानिब जब आप देखें कि हमास या इनकी जब वीडियोस आ रहे होते हैं तो उनमें बाकायदा एक्शन होता है, उनमें बाकायदा वो लाल ट्रायंगल के साथ टारगेट किया होता है। और इजराइल की अब कोशिश ये है कि किसी तरह इसको कॉपी किया जाए। तो ये इनकी कॉपी है। जरा एक सेकेंड इस वीडियो को जरा गौर से देखें, ये इजरायली फौज ने रिलीज की है। अब अगर आपको कहीं यहां पर कोई और फाइटर नजर आ जाए तो मैं आपको इस वक्त 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। फाइटर क्या, ये तो बाकायदा, अच्छा एक तो देखो ये शीशे के साथ खड़ा हुआ है और ये इस तरह पोज कर रहे हैं कि इस कमरे के अंदर हमास के फाइटर्स हैं। अगर हमास के फाइटर्स हैं और आप शीशे के सामने खड़े हुए हैं सर, तो खोपड़ी उड़ सकती है, आपकी खोपड़ी उड़ जाएगी। और वो लाल ट्रायंगल को भी कॉपी करने की जरूरत कोशिश की है, अगर वो दोबारा चला है। अब ये यहाँ पर नीचे फायरिंग कर रहा है और थोड़ा सा ये जब आगे जाएगा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जमीन के ऊपर एक लाल दायरा है। अब जमीन पर यार मतलब क्या दीवार भी हमास है? ये करना क्या चाह रहे हो? मीनवाइल इनकी जो अब ये जितना भी रोल है कि जी हमारे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिस तरह इजरायली फौजी खुद अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा कोई एंटी इजराइल प्रोपेगेंडा हो नहीं सकता। वीडियो देखी जैसे ये किराने की दुकान में जी, वो अभी उस पे आ रहा हूँ, वो नेक्स्ट है। ये है शाय सोसाना, एक इजरायली फौजी है, ये गजा में है और आप देख रहे हैं कि वो बहुत बड़ा बुलडोजर चला रहा है और थम्स अप का साइन दे रहा है। और इसका काम और कोई नहीं है, सिर्फ लोगों की गाड़ियां कुचलना और लोगों के घर गिराना। और वीडियो में हिब्रू में एक कैप्शन है और वो कह रहा है कि यार अब तो मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितने मोहल्लों को इस तरह इरेज कर दिया, और साथ में थम्स अप का साइन दे रहा है। और अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसका जिक्र वुसअत कर रहे थे। ये एक किराने की दुकान में इजरायली फौजी पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो भी बचा बुचा सामान है उसको उठाकर कोने में फेंक रहे हैं, और बल्कि अभी आप देखें इसको आग लगा रहे हैं। तो जब आप खुद इस तरह के वीडियोस बना सकते हैं, मैं नहीं ख्याल कि किसी को जरूरत है। आज इसराइली जो कि आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो। आज इसराइली वजारत दिफा ने ताज़ा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो गजा में फौजी लड़ रहे हैं कि यार ज़्यादा बदतमीजी से पेश ना आए।
आपको मैं एक और बात बताऊं कि अभी मैं देख रहा था एक हमास का वीडियो, और वो कह रहा था कि यार ये दुनिया की शायद वाहिद फ़ौज है जिसके फ़ौजी डायपर पहनते हैं। बिकॉज ये गजा में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि हर जगह डायपर गिरे हुए हैं, हर जगह डायपर गिरे हुए हैं, और वहाँ पे तो कोई रह ही नहीं रहा। नहीं तो मैंने कहा कि यार मैदान जंग में होंगे। हाँ नहीं, तो ये कैसे है ना, क्योंकि वो टैंक के अंदर बैठे होते हैं ना, तो वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उनको गोली मार देगा कोई, तो वो वहीं पे अपना सारा बिजनेस करके वो बाहर डायपर को फेंक देते हैं। तो हमास के वीडियो में कहा था कि सिर्फ डायपर नहीं है बल्कि हमें ब्रांड भी पता है, ये पैम्पर के शौकीन है। तो ये हो रहा है। अच्छा, एक डेवलपमेंट जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी फिर वो मिस कर गया। आपको पता है 36 हॉस्पिटल थे, उनमें से 14 को आप पता नहीं कैसे ये लफ्ज़ ऑपरेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरेटिव तो शायद इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी जुनूब में है। बहरहाल शुमाली गज़ा में एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है कमाल अदवान हॉस्पिटल। इस वक्त वो इसराइली टैंकों के घेरे में है, और आज 2 माएँ जिन्हें जच्चा मैं कह सकता हूँ, जच्चा जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, वो जच्चा बच्चा दोनों शहीद हो गए। चारों जानिब हॉस्पिटल के स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, फौजी निशानची, और इस वक्त हॉस्पिटल में टोटल 65 मरीज़ बाकी बचे हैं। इनमें से 12 बच्चे आईसीयू में हैं, 6 बच्चे इंक्यूबेटर्स में हैं, और 3000 अफराद ने वहाँ पनाह ले रखी है। तो यहाँ जो सूरत हाल है उसमें एक बहुत बड़ी जानी नुकसान का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। एक ब्रेक ले लीजिए। प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। फ़लस्तीन पर इसराइल का जो कब्ज़ा है वो एक 75 साल पुरानी एक कहानी है, जिसकी हम लेटेस्ट सबसे ज़्यादा वायलेंट एपिसोड शायद अभी देख रहे हैं। लेकिन हमारे इस खित्ते में एक और कज़िया है कश्मीर का, भारत का वहाँ पे कब्ज़ा जो 75 साल से हल नहीं हो सका। भारत से आज खबर आई कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने मोदी हुकूमत का जो फ़ैसला था 4 साल पहले कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीर को बाइफरकेट किया गया, उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये फ़ैसला जो है ये कानून के ऐन मुताबिक था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है। ये भारत की रियासती पॉलिसी रही है, पॉलिटिकल स्टांस रहा है, जिस पर आज इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी समझें कि एक तरह से उसको इंडोर्स कर दिया। तो काफ़ी सारा रिएक्शन आया। अपोजिशन पार्टी जो है भारत की कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इसे रद्द किया है। इसके अलावा कश्मीरी जो लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी इसको रद्द किया। उमर अब्दुल्ला ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हमने कोशिश की आज के प्रोग्राम में कि हम आज मकबूजा कश्मीर से कोई वॉइस आपके लिए शामिल करें, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं भारत के अंदर, इस मामले पे अच्छे जर्नलिस्ट जो हैं वो बात करने से घबराते हैं। और हमें ये कहा गया, एक जर्नलिस्ट ने हमें ये कहा कि अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त मोदी सरकार की जो पॉलिसी है वो हमारी प्रॉपर्टीज़ तक पे कब्ज़े कर लेंगे, तो हम फ़िलहाल बात नहीं कर सकते। तो भारत जिस तरफ जा रहा है वो काफ़ी अरसे से वाज़ेह है। मुख्तसर सर मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाता चलूँ कि ये आर्टिकल 370 है क्या। इसे 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी सिफारिश पे सदारती ऑर्डर के ज़रिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर का को एक अलहदा आइन का हक़ है, टैक्सेशन का हक़ है, वहाँ पे जो मुलाजमतें हैं उन पर जो वहाँ के ओरिजिनल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए रिज़र्व सीट्स थी, और इसी तरह से बाकी इंडिया से जो लोग वहाँ पर आएँ वो वहाँ पे ज़मीन ख़रीद नहीं सकते थे। सारा आइडिया ये था कि उसका जो एक स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस, उसे प्रोटेक्ट किया जाए और वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसे चेंज होने से बचाया जाए। लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का 2014 से ये ऐलान था कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये 370 को ख़त्म करेंगे और ये मसला कश्मीर को हमेशा के लिए हम हल करेंगे। एजेंडा इनका पुराना था, लेकिन 2019 में जब अगस्त में इन्होंने पार्लियामान के ज़रिए बुलडोज़ किया कानून, भारी अक्सरियत से खैर वो मंजूर हुआ, वो यकतरफ़ा था, मुतनाज़ा था, इफ़ेक्टिव एनेक्सेशन थी। तो उस वक्त हमने देखा कि
वो उस प्लान को कितना तेज़ी से वो आगे लेके जा रहे हैं। आपको भी याद होगा, हमारे देखने वालों को भी याद होगा कि उन दिनों में पूरी जो कश्मीरी सियासी क़यादत थी सबको उन्होंने जेल में डाल दिया। वहाँ पे मीडिया बंद था, सोशल मीडिया बंद था, वहाँ पे तकरीबन कर्फ्यू था और बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती से उन्होंने इसको बुलडोज़ किया। वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है भारत की, उन्होंने ऐसे चैलेंज किया हुआ था अदालत में। कश्मीर के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कुछ एक्स इंडियन ऑफिशियल्स हैं जो आर्मी के, उन्होंने भी इसको चैलेंज किया कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज जो फैसला आया उससे वाज़े हो गया कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो मोदी सरकार के जहन के साथ किस तरह से सहमत है। आज का जो फैसला है उसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि आर्टिकल 370 में अगर कोई चेंज होगी तो वो जो स्टेट असम्बली है जी, वो उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है, मोदी हुकूमत ने ये आर्गूमेंट पेश किया सुप्रीम कोर्ट में कि देखें जी, वहाँ तो जिस वक्त हमने ऐलान किया वहाँ असम्बली नहीं थी, तो अब क्या करें, आइन जो है कोई खला थोड़ी छोड़ता है। तो वहाँ का जो गवर्नर है, हमने जम्मू कश्मीर के अवाम के बिहाफ पे उससे मशवरा किया, इसलिए कि इस वक्त तो वही नुमाइंदगी कर रहा था और कोई, हालांकि गवर्नर सेंटर भेजता है। तो कोर्ट ने ये आर्गूमेंट मान लिया। हाँ, नहीं, वसतुल्लाह खान ने वसतुल्लाह खान से इजाज़त ली और वसतुल्लाह खान ने कहा वसतुल्लाह खान को कि बिल्कुल सर बिस्मिल्लाह करें। सो बीजेपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस केस में जो अपना एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, वो उन्होंने कहा कि देखें जो हमने 4 साल पहले किया था उसके बाद तो वहाँ पे बड़ी तेज़ी से तरक्की आ रही है, रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हड़तालें ख़त्म हो गई हैं, हमने शिद्दत पसंदी को हमने ख़त्म कर दिया है, आप इसे भी देखें। कोर्ट ने कहा जी आपका पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है, हम फिलहाल लीगल मामलात को देख रहे हैं, लेकिन वो लीगल मामलात भी इस कोर्ट ने उन्होंने उसको ओके किया। तो अब ये जो बात है बीजेपी की, इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि हमने जब ये हुआ था तो हमने बहुत शोर मचाया, हमने कहा हम पूरी दुनिया में जाएंगे, हम डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करेंगे, हम जगाएंगे सबको कि ये गलत हो रहा है, लेकिन किसी ने कोई ख़ास हम पे तवज्जो दी नहीं। हमें भी पता था कि किसी ने तवज्जो देनी नहीं है। आज भी मैं देख रहा था हमारे जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं टीवी चैनल पर आके, उनसे जब पूछा जा रहा था कि जी क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा जी हमें जाना चाहिए इंटरनेशनली, हमें लोगों को बताना चाहिए, एज इफ के नोबडी नोज कि क्या हो रहा है। लेकिन ये घिसी पिटी सी हमारी अप्रोच रही है, और कोई अप्रोच और क्या करें पाकिस्तान, और देखें और कोई अप्रोच हो ही नहीं सकती, बिकॉज लेट्स फेस फैक्ट्स, दुनिया में किसी को परवाह नहीं है सिवाय पाकिस्तान को कि कश्मीर के साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। दूसरी बात है कि अगर हम अब मतलब मैं बैन अल-अक़वामी कवानीन की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, यहाँ पे वो इशू ही नहीं आता शायद अनलेस यूएन रेजोल्यूशंस की, क्योंकि जब वहाँ बाकायदा नस्लकुशी चल रही है गजा में और सब लोग यूं बैठे हुए हैं कि जी नहीं, तो ये तो कुछ नहीं है ना उसके सामने। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें, अगर वो हो सकता है तो ये तो फिर इसका 0.1% भी नहीं है। दूसरी बात है कि जी आप कुछ कह रहे हैं। दूसरी बात है कि जैसे आपने बयान किया, ये बीजेपी और हिंदू राइट विंग की तो ये लॉन्ग टर्म प्लान था और फैक्ट ऑन द ग्राउंड तो उन्होंने तब्दील कर ही दिए ना। तो हमारे पास तो सिर्फ बयानात के अलावा कुछ है ही नहीं। इंडिया का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उनको अच्छी तरह से पता है। मईशत ले लो, मिलिट्री ले लो, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस ले लो। तो और दूसरी बात है कि ये जो एजेंडा है मोदी सरकार का, यार डोमेस्टिकली तो बहुत पॉपुलर है ना जी। डोमेस्टिकली तो काफी लोग यही कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इससे इनको, अभी इलेक्शन आ रहा है ना आगे 4-5 अभी जो इलेक्शन हुए हैं तो रियासती इलेक्शंस उससे साफ कर दिया। लेकिन अभी जो मेन जो इलेक्शन जो आ रहा है उसमें भी ये बोलेगा कि मैंने आपसे कहा था मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा, मैंने दिखा दिया और हल तो कर दिया है ना अपनी तरफ से। अब अगेन वी आर इनइफेक्टिव, वी कांट डू एनीथिंग। कश्मीरी अवाम को इतना कुचला गया है, इतनी वहां पे फौज भेजी गई है, और अब क्या होगा कि दूसरी रियासतों से लोग आएंगे, वो वहां पर सेटल करेंगे, जमीन खरीदेंगे, फिर ये उनके लिए काम करेंगे। तो बस ये तो अभी हुआ है ना अगस्त 2019 में, 2009 के जो कश्मीर के इलेक्शन है वो कवर करने गया था श्रीनगर। मुझे बारामूला में एक लंबी कतार लगी हुई थी पोलिंग स्टेशन के बाहर ना, तो मैंने जो सबसे जो ज़ईफ़ आदमी था उसे ताड़ा। मैंने कहा बाबा जी आपकी नस्ल ने तो ये सब देखा है, आप क्यों लाइन में लगे हुए? तो उसने क्या जवाब दिया, कहने लगे यार बात ये है कि जब तक आज़ादी मिलेगी तब तक मिलेगी, पानी, बिजली, सड़क और तालीम और रोज़गार भी तो चाहिए। और उसके बाद मेरे पास कोई आर्गूमेंट नहीं था। अच्छा, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि वो बिरादर मुल्क यूएई उस तक को कायल नहीं कर सकी कि यार ठीक है
आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, माशी संबंध है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम डिस्प्यूटेड एरिया में इन्वेस्टमेंट ना करें। इस वक्त जिस मुल्क की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है मुसलमान मुल्क की कश्मीर में, वो यूएई है। अच्छा, और वो ज़ोर ज़बरदस्ती से दिखा भी रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने आखिरी जो ये G20 वगैरह किया, तो सारे इंटरनेशनल इवेंट्स भी जो है वो वहाँ पे, हालांकि उसमें हैवी डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की, आर्मी तैनात है, ये है, लेकिन आप ये असर दिखाना चाहते हैं कि अब कश्मीर इतना सेफ हो गया है कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स कर रहे हैं। तो 4 साल की ये पॉलिसी, ये बात सही है कि इस वक्त लोगों का गम और गुस्सा है, लेकिन वो शो नहीं हो रहा, ना हड़तालें हो रही हैं, ना कुछ और हो रहा है। थक जाता है, कौम आदमी थक थक जाता जाती है। आदमी थक जाता है। तो इन अ वे इससे यही ज़ाहिर होता है कि भारत की जो रियासत है, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी किस तरह से स्टेट पॉलिसी के साथ अलाइन हो गए हैं। हम अपने मुल्क में रोते रहते हैं ना। हाँ, वाहिद जो इस वक्त ना थकने की मिसाल है ना पिछले 75 साल में, वो सिर्फ फ़लस्तीन है। वो सिर्फ फ़लस्तीन की। और दूसरी बात है कि देखें यार, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ के पावर इज़ पावर। ठीक है, अगर आप एक चीज़ कर सकते हैं और आप प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो चीज़ आपकी हो गई। ठीक है, यहाँ पर यही है। आई मीन, और देखें, जहाँ तक आपने बात की ना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, यार पूरी दुनिया ले लो यार, कौन सी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बची है? मतलब सीरियसली, आई मीन, आप इजराइल को ये कहते थे कि मिडल ईस्ट की ओनली डेमोक्रेसी है, वहाँ पे हमने कितने प्रोग्राम आप अमेरिका की अपनी डेमोक्रेसी देख लो यार, वो तो मतलब दे आर मोर इजरायली देन अमेरिकन। हाँ, तो पॉइंट इज के ये तो बात अब निकल ही गई ना। और अब अभी हम मतलब ब्रेक लेते हैं और अब ये थोड़ी सी बताएंगे कि बात, एक डेमोक्रेटिक कंट्री दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या करती है। मसला ये है कि भारत देखता है कि इजराइल ये कर सकता है, तो यार हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अभी वो मतलब वहां पहुंच रहे हैं, एग्जैक्टली वहां पे पहुंचे नहीं है। एनीवे, एक वक्फा लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। आपको याद होगा कि अगस्त में दिल्ली में G20 का सरबराह इजलास हुआ था और उसमें कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी शरीक हुए थे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के साथ जो सलूक हुआ वहाँ, इंतहाई सर्द मोहरी के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। मोदी जी ने हाथ ऐसे मिलाया जैसे किसी कोढ़ के मरीज़ से हाथ मिला के जो है आदमी पीछे हट जाता है। ये क्यों था? ये इसलिए था कि उन्होंने, जस्टिन ट्रूडो ने शायद मोदी जी के कान में एक ऐसी बात कह दी थी कि उसके बाद उनका मूड मुसलसल ख़राब ही रहा। और वो बात ये थी कि भाई साहब ज़रा पता कीजिएगा कि जून में, यानी अब से 2 महीने पहले, हमारा जो ब्रिटिश कोलंबिया का शहर है सरे, वहाँ के गुरुद्वारे के सहन में एक कैनेडियन, जो भारतीय नजात कैनेडियन सिख हैं, हरदीप सिंह नज्जार, उनका कत्ल हुआ है। और हमारे पास ये शवाहिद हैं कि आपका जो सिफारत खाना है उसमें कुछ एजेंट इसमें मुलव्वस हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि मोदी जी का मूड तो ख़राब होना ही था। जस्टिन ट्रूडो ने G20 से वापसी पे बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया है कि हमें शवाहिद मिले हैं कि हमारे जो एक शहरी है उसको भारतीय एजेंटों ने कत्ल किया है। और इस सिलसिले में एक भारतीय सफारतकार को निकाल भी दिया गया था। उसके बाद टिट फॉर टैट का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली से कैनेडियंस को भगाया गया, ऑटवा से भारतीयों को निकाला गया, बहुत ही शदीद। इस मामले में ट्रूडो ने जब अपने यूरोपीय और अमेरिकी इत्तेहादी की जानिब देखा तो उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन भारत भी अपना ही बंदा है। और ये बात यहाँ शुरू नहीं हुई थी और ना ख़त्म हुई। 15 जून को, यानी कुछ दिन पहले ही, बरतानिया के शहर बर्मिंघम के एक हॉस्पिटल में अवतार सिंह खंडा का पुरस्कार तौर पे इंतकाल हो गया। मई में लाहौर में परमजीत सिंह पेंजवार को कत्ल कर दिया गया। पिछले साल 15 जून 2022 को 75 साला रपू दमन सिंह को सरे में मारा गया। उसी जगह मारा गया जहां ठीक 1 साल बाद हरदीप सिंह नज्जार को कत्ल किया गया। हरदीप सिंह नज्जार को कत्ल करने के हवाले से ये बात है, ये जो इतने मैंने नाम लिए हैं, ये सब किसी ना किसी ज़माने में, 80s के ज़माने में, खालिस्तान कमांडो फोर्स और बब्बर खालसा जैसी तंजीमों का, जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, उनमें फ़ाल थे। लेकिन अब तो बूढ़े हो गए थे, रिटायर हो गए थे, मगर उन्हें ताक ताक के निशाना बनाया गया। और फिर
गुज़िश्ता महीने के आखिर में अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक भारतीय शहरी निखिल गुप्ता पे फ़र्द जुर्म आयद की कि वो कनाडा और अमेरिका में कम से कम 4 सिख अमरीकी कैनेडियन शहरियों के कत्ल की मनसूबाबंदी का हिस्सा हैं। वाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि भारत चूँकि अमेरिका का इलाकाई साझेदार है, लिहाजा उसे संजीदगी से हम जो सबूत पेश कर रहे हैं उनकी छानबीन करनी चाहिए। इंडियन एजेंट निखिल गुप्ता पे इल्ज़ाम था कि वो गुरु पतवंत सिंह पुन्नू को कत्ल करना चाहता है, जिनके पास कनाडा की भी शहरियत है और अमेरिका की भी शहरियत है। निखिल गुप्ता इस वक्त एक चेक जेल में हैं और उन्हें अमेरिका के हवाले किया जा सकता है ऑन डिमांड। जो फ़र्द जुर्म आयद की गई जो अमरीकी इदारों ने तहकीक़ात की वो बड़ी मज़ेदार है। मसलन टाइम लाइन के हिसाब से निखिल गुप्ता ने मई में दिल्ली का दौरा किया, फिर वहाँ से वापसी पे एक अमरीकी हिटमैन यानी किराए के कातिल को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया $1 लाख के अवज़ के जी अगर आप इन भाई साहब को कत्ल कर दें तो हम $1 लाख पे करेंगे। 15,000 एडवांस भी पकड़ लिए उस हिटमैन ने कैश में। अच्छा, हिटमैन को गुरु पतवंत सिंह की नकलो हरकत के बारे में मुसलसल मालूमात फराहम की गई। दोनों की टेलीफोनिक गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि मुमकिन कातिल को कहा गया कि वो एक ऐसे वक्त ये काम सर अंजाम दे जब अमेरिका और भारत के दरमियान कोई सेंसिटिव किस्म के मुज़ाकरात ना चल रहे हों, उससे बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। निखिल गुप्ता ने इससे पहले एक और हिटमैन से रब्ता किया था जो इत्तफाक से इंसदाद मनशियात के अमरीकी इदारे DDA का कवर एजेंट था। उसी ने निखिल को एक और हिटमैन से मुतारिफ कराया कि भाई साहब मेरे पास आजकल बहुत वो हैं असाइनमेंट्स हैं, मैं बिजी हूँ, मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ, उसके पास कुछ कम है। तो उसने जिस एजेंट से मिलवाया वो भी ज़ाहिर है अंडर कवर फेडरल एजेंट था। अमरीकी हुक्काम भारतीय हुक्काम के इस अहलकार का नाम बताने से फ़िलहाल कतरा रहे हैं कि जिसने असल में निखिल गुप्ता को ये असाइनमेंट दिया था कि आप अमेरिका में पतवंत सिंह गुरु को ठिकाने लगा दें। जब जो बाइडन साहब को इस मंसूबे की फ़ाइल पेश की गई तो वो हिल के रह गए और इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने किसी छोटे मोटे एहलकार को नहीं बल्कि CIA के जो डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस एवरल हेस को आला सतह पे बातचीत के लिए दिल्ली भेजा। भारतीय हुक्काम ने इस मामले पर शुरू में कहा क्या कह रहे हैं आप? ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने हैरत का इजहार किया, अच्छा ये सब हो गया है, कमाल है यार। और फिर तशवीश का इजहार किया कि यार ये बहुत बुरा हुआ है अगर ऐसा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम इस मामले की छानबीन में आपके साथ पूरा ताउन करेंगे, जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो तरस गया था ये जुमला सुनने के लिए। अच्छा जी, ट्रूडो को तो मतलब बेचारे को धमकियां दे। निखिल गुप्ता को जो ऑफर दी गई कि भाई आप ये काम करें, तो उनका खिलाफ एक फौजदारी मुकदमा था भारतीय रियासत गुजरात में। तो उन्हें ये कहा गया कि भाई अगर आप ये काम कर देना तो ये मुकदमा तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये हम फ़ौरन ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने इन एडवांस ये केस जो है वो हश अब भी कर दिया। फ़र्द जुर्म में ये भी कहा गया है कि निखिल गुप्ता और हिटमैन के दरमियान ये बात भी हुई कि वो गुरु पतवंत सिंह को मिलेंगे, एक मुसीबत ज़दा इंडियन शहरी के तौर पे उनका इत्मीनान हासिल करेंगे और उन्हें किसी ऐसी जगह पे ले आएंगे जहां आप अपना काम सहूलत से कर सकें। अच्छा। ये भी दोनों की तरह गुफ्तगू हुई। अच्छा, जब कनाडा में हरदीप सिंह नजर का कत्ल हुआ था तो अमेरिका ने कनाडा के साथ सिर्फ ज़बानी कलामी हमदर्दी का मुजाहरा किया था। अब जबकि अमेरिकी एजेंसियों के पास कनाडा से कहीं ज़्यादा मजबूत सबूत उनके हाथ आ गए हैं, तो अमेरिका इस मामले में कहाँ तक जाता है वो देखना होगा। इसलिए कि इस मौके पे मुझे जमाल खशोगी भी याद आ रहा है जो कि इससे कई गुना ज़्यादा सख्त है। आपको याद होगा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि उन्हें इंटेलिजेंस अमेरिकन ने दी है। और ये हम जानते हैं कि कनाडा में सबसे ज्यादा जो सिख हैं वो कनाडा में हैं। आप जी बिल्कुल कंफर्म करेंगे ना? जी, क्योंकि इंडियंस जितने भी हैं उसमें से जो बिग मेजॉरिटी है वो कनाडा में रहती है। नहीं बिल्कुल। यहाँ पर देखें अब दो चीज़ें साथ चल रही हैं। एक तो एक कैलकुलेशन होती है ना कि यार अभी इस वक्त अमेरिका को हमारी ज़रूरत है चीन के ख़िलाफ़,
हमारी इकोनॉमी, मिलिट्री डील्स, ये वो, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन यार हिम्मत चेक करें। हाँ, क्योंकि ये समझने लग गए हैं कि यार अगर हम भी इजराइल है यार, हम भी इजराइल से कोई कम तो नहीं है। इजराइल तो मास्टर है ना इन चीजों का। हाँ, इजराइल तो मास्टर है, अगर वो कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, इस खित्ते में करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका में जाकर किसी को कत्ल करना, और ये आपने दुरुस्त फरमाया कि उस वक्त भी जब कनाडा से आई थी, इंटेलिजेंस इनकी तरफ से ही थी, इसलिए उनकी तरफ से ना यूएस की तरफ से कुछ ज्यादा कुछ नहीं आया। तो पॉइंट इज कि एक हद तक एक लैक ऑफ ट्रस्ट तो आपका पैदा होगा, क्योंकि अमेरिका के लिए सिर्फ ये कैलकुलेशन नहीं है कि यार एक इत्तेहादी अगर एक दो सिखों को मार भी दिया तो क्या बड़ी बात है। द प्रॉब्लम इज कि अगर आपने इसको जाने दिया तो कल रूस होगा, फिर चीन होगा, सऊदी अरब होगा, हम भी बीच में घुस सकते हैं कि सर मतलब क्यों, हम क्या मतलब हमने भी हो सकता है घुस चुके हैं, लेकिन अगर घुसे हैं तो फिर थोड़ी सी सफाई के साथ काम किया है ना यार। बात कैपेबिलिटी की नहीं होती सर, बात होती है इंटेंशन की। इंटेंशन की नहीं होती, बात होती है कैपेबिलिटी की। तो थोड़ा सा ओवर रीच किया है, मतलब हमारे यहाँ जो होता है वो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, ये तो बिल्कुल फारिग है। नहीं, यहाँ पे तो और सर अभी तो देखो ये शुरुआत है, जब ये केस ट्रायल में जाएगा तो कैलकुलेटेड लीक्स वहां से आएंगी जो अमेरिका फिर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा कि सर देखें आपके ऊपर भी फाइलें हैं हमारे पास, तो थोड़ा सा इंसान बन के हो सकता है वीडियोस भी हों सर, होती तो सर CIA। लेकिन इस मामले पे कनाडा अमेरिका में काफी डैमेज हुआ है। वही जो भी इंडियन के बारे में समझते हैं ना कि जी एक बेनाइन सा स्टेट है, वो सिर्फ योगा करते हैं और पीस लविंग होते हैं, ये सब खुल के एक नया चेहरा सामने आ रहा है। यार आप लोग अपना गुस्सा ठंडा कर लें। ब्राउन लोग हमारे मुल्क में कत्ल नहीं कर सकते, तिजारत चलती है। आप लोग गुस्सा ठंडा कर लें, डैमेज हुआ, ये हुआ, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है यार। आपको मुबारक हो, हमें शो पूरा खत्म करना है। सदर क्लिंटन के इट्स इकोनॉमी स्टूपिड। मजीद इस पे हम बात करेंगे, फिलहाल इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, शब बखैर।